नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम जानेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। OBJECT ऑब्जेक्ट हिंदी में बोले तो इसका अर्थ होता है दोस्तों कर्म या कार्य। अब हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है। यानी जैसे दैट नाउन और pronoun which is affected by the action of verb in a sentence is called object। यानी कि एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं इसकी परिभाषा को दोस्तों। दैट नाउन और प्रोनाउन which is affected by the action of verb in a sentence is called object। इसका हिंदी ट्रांसलेशन जान लेते हैं। वह संज्ञा या सर्वनाम जिस पर वाक्य में क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म यानी ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी वह संज्ञा या सर्वनाम जिस पर वाक्य में क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। यानी कि कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। कर्ता के द्वारा क्रिया के माध्यम से जो काम किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। जैसे हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं कि केशव क्रिकेट खेलता है। अब इसमें केशव क्या काम कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। यानी कि केशव खेलता है, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारी क्या हो गई? वर्ब हो गई। केशव खेलता है यानी कि क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। अब इसमें खेलना क्रिया है तो इसका प्रभाव क्रिकेट के ऊपर पड़ रहा है ना। इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इसमें ऑब्जेक्ट हो गया हमारा क्रिकेट, कर्म। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे सपना आम खाती है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? सपना। क्या काम कर रही है वो? आम खाने का काम कर रही है। तो इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट क्या हुआ? इसमें ऑब्जेक्ट हो गया आम और क्रिया क्या हो गई? खाना। अब आगे देखते हैं कि वाक्य में ऑब्जेक्ट को जानने के लिए हम जानने या पहचानने के लिए
हम क्या या किसको से प्रश्न कर सकते हैं। इनसे हम प्रश्न करके भी ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? जैसे देखिए, पहला जो वाक्य था हमारा वो क्या था? केशव क्रिकेट खेलता है। अब इसको हम प्रश्न बनाएंगे कि केशव क्या खेलता है। केशव क्या खेलता है। अब इसका जो आंसर निकल के आएगा वाक्य में से क्या आएगा कि केशव क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है? केशव क्रिकेट खेलता है। तो क्रिकेट क्या हो गया इसमें क्रिकेट क्या हो गया? इसमें क्रिकेट कर्म हो गया। या फिर दूसरे वाक्य में से हम प्रश्न बना लेंगे कि सपना आम खाती है। तो इसका हम प्रश्न किस प्रकार बनाएंगे? इसका प्रश्न हम इस प्रकार बनाएंगे कि सपना क्या खाती है, क्या खाती है या किसको खाती है। अब इसका आंसर निकल के आएगा, इसका आंसर निकल के आएगा दोस्तों कि सपना आम खाती है। आम खाती है, क्या खाती है? आम खाती है। इसका मतलब ये क्या हो गया? इसमें ये कर्म हो गया। इस तरीके से हम क्या या किसको से प्रश्न करके आसानी से हम वाक्य में ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि ऑब्जेक्ट के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि एक वाक्य में एक ऑब्जेक्ट तो आता ही, लेकिन कभी कभी एक वाक्य में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं। तो हम पहचान नहीं कर पाते कि भाई ये ऑब्जेक्ट, इसमें कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन कौन सा नहीं है। तो आपको बता दूं कि दोस्तों ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये क्या क्या होते हैं, अब इनके बारे में हम जानेंगे। तो हम पहले लेते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ये होता है कि जितने भी सजीव होते हैं ना, सजीव को छोड़कर, जितने भी सजीव होते हैं उनको छोड़कर किसी भी चीज का, किसी भी चीज का प्रयोग जब ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ही रीड इंग्लिश। अब इसमें जो इंग्लिश है ये क्या है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये सजीव नहीं है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पर कि यू कैन नॉट ईट स्टोन, यानी कि तुम लोग पत्थर नहीं खा सकते। तो अब इसमें स्टोन का प्रयोग जो कि क्या है? एक निर्जीव है, सजीव नहीं है।
निर्जीव है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये इस वाक्य का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी निर्जीव चीजें हैं उनका प्रयोग जब ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब हम दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में जानेंगे, जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है दोस्तों, जितने भी सजीव होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं। यानी जब किसी सजीव का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं। ही गेव सीता ए पेन। अब इसमें सीता एक नाम है, यानी कि एक सजीव का नाम है। अब ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे सोनू बीट्स मोनू। अब इसमें मोहन क्या है, सजीव है, तो इसका प्रयोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं कि जब वाक्य में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाएं तो हम उनको कैसे लिखें, यानी कि पहले कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम जब अंग्रेजी में वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले हम सजीव यानी कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको लिखते हैं, और उसके बाद में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको लिखते हैं, और यही सही रूल है। जैसे हम जानते हैं कि ऐसी स्थिति में कैसी स्थिति में कि जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक वाक्य में एक साथ आ जाएं तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी जो सजीव होता है वो को पहले और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी जो निर्जीव बाद में लिखते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक कि प्रिंस गेव आर्यन टू बुक्स, यानी कि इसमें प्रिंस ने आर्यन को 2 पुस्तकें दी। तो आर्यन तो इसमें क्या हो गया, आर्यन इसमें सजीव है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और जो ये 2 बुक्स हैं ये क्या हो गई, ये हो गई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एक स्थिति और आती है कि यदि हम डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पहले लिख दें तो
क्या होगा, तो उसके लिए भी आप देख लो। हम चाहे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वाक्यों में पहले भी रख सकते हैं, लेकिन फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को टू लगाकर लिखना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, प्रिंस गेव 2 books टू आर्यन। अब देखो दोस्तों, इसमें हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो था उसको हमने क्या किया, पहले लिख दिया। तो हमने जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था उसको हमने टू लगा के लिखा है ना। तो इस तरीके से हम इनका क्रम भी हम चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम जो सब्जेक्ट होते हैं कर्ता, उनके कुछ ऑब्जेक्टिव फॉर्म होते हैं। वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या क्या होते हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे पहले लिख लेते हैं हमें सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव फॉर्म। जैसे हम लेंगे अब ही का क्या होगा दोस्तों, ही का होता है हिम। इसका अर्थ होगा जैसे उसे। और इसका एक और ऑब्जेक्टिव रूप होता है, वो होता है हिज। अब इसका प्रयोग हम करते हैं, इसका अर्थ तो ये होता है कि उसका, और लेकिन इसका प्रयोग हम स्वामित्व के लिए करते हैं। यानी कि किसी चीज़ पे किसी का अधिकार होता है ना, उसको हम स्वामित्व बोलते हैं। तो जब बात स्वामित्व की आती है तो उसके लिए हम ही का जो ऑब्जेक्टिव रूप होगा उसमें हम हिज का ही प्रयोग करेंगे। एक होता है सी का दोस्तों ऑब्जेक्टिव जो फॉर्म होती है वो एक ही होती है, हर। चाहे वो बात स्वामित्व की हो चाहे दूसरी हो, तो उसके लिए हम हर का ही प्रयोग करते हैं। इसके अर्थ भी यही होते हैं, उसे या उसकी, क्योंकि ये स्त्री है इसलिए ना। और एक होता है आई। तो आई का ऑब्जेक्टिव रूप होता है मी, यानी मुझे। और एक होता है वी यानी हम सब। तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा अस, यानी हमको। और एक होता है यू का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो यू ही होता है, ये चेंज नहीं होता है। और एक है दे यानी वे। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म दो होते हैं दोस्तों, एक तो होता है देम यानी इसका मतलब होता है उनको। अब दूसरा होता है देयर। अब इसका प्रयोग भी उनका स्वामित्व के लिए होता है। जैसे उनकी कोई चीज़ है, स्वामित्व के लिए होता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। और अगले वीडियो में हम वर्ब के बारे में जानेंगे। तो आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, और आपको अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।